वे तीनों आसपास के नज़ारे देखते आगे बढ़ते हुए बातें करते जा रहे थे। जहां सलीम बताता है कि उसका भाई अनीस भी यही कनाडा में है। वे अब किसी इंडियन रेस्टोरेंट की ओर बढ़ रहे थे। ये कनाडा है भैया, लोग भले ही कम हो पर देश बहुत बड़ा है। कहाँ कहाँ खोजोगे उसे, कुछ सोचा है? दिल की नज़र से खोजेगा। कार्तिक की बात पर मुस्कुराता हुआ देव कार्तिक के कंधे पर हाथ फैलाते हुए कहता है, फिलहाल तो ये है मेरा आइडिया बॉक्स, यही देगा कोई आइडिया। आइडिया बॉक्स? सलीम हैरान होता है। देखते जाओ, जल्दी ही पता चल जाएगा, कहकर देव कार्तिक की ओर देखता मुस्कुरा देता है। अच्छा, नाम तो बताओ जिसके लिए दुनिया जहां छोड़कर आए हो। वे पैदल रास्ते पर चल रहे थे। नीमा, नीमा नाम है उसका। देव के बोलने से पहले ही कार्तिक बोल उठा, नीमा? पता नहीं क्यों सुना हुआ लगता है ये नाम। सलीम की बात सुनते देव तुरंत उसकी तरफ मुड़ते हुए पूछता है, कहाँ? याद नहीं आ रहा, पर सुना है अभी हाल में। वह सोचते हुए कहता है तो कार्तिक तुरंत मस्खरी करता हुआ कहता है, अभी हाल में किसी शादी में तो नहीं गए जिसकी दुल्हन का नाम नीमा हो? ये सुनते देव की तैयोड़ियाँ चढ़ गई, पर दोनों खिलखिलाकर हंस दिए। सलीम पैदल चलता, कभी उन्हें जिस बस में बैठने को कहता वे बैठ जाते। वे देखते हैं कि सलीम के पास कोई था जिससे उसे बार बार बेड टैक्स नहीं करनी पड़ रही थी। बस स्लीप लगाते वह अपना सफ़र किसी भी बस में जारी रख रहे थे। ये टोकन है, जब सीटी आना होता है तो इसे खरीद लेने से ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ता, नहीं वरना सीटी घूमने में ही हाड़ मांस एक हो जाता है। सलीम कार्तिक की नज़रों का इशारा समझते हुए कहता है। अब वे किसी बस से उतरकर किसी रेस्टोरेंट के अंदर आ गए। वहाँ अपने मुताबिक चेयर में बैठते कोई ऑर्डर लेने उनके पास आता है। सलाम भाईजान। वालेकुम सलाम भाई। सलीम जिसे सलाम कर रहा था, कार्तिक और देव उन दोनों को बारी बारी से देखने लगे, जिस पर दोनों हंसते हुए एक साथ बोल उठे, हाँ, हम साथ में होते हैं तो सभी हमें ऐसे ही हैरानगी से देखते हैं, एकदम सेम टू सेम। वे अभी भी सलीम और अनीस को देख रहे थे, जो आपस में जुड़वा भाई थे। हाँ, इसलिए हम एक ही जगह पर काम नहीं करते, वरना बहुत गड़बड़ हो जाती है, कहता हुआ सलीम हंस दिया। हाँ, अच्छा ही किया, नहीं तो रेस्टोरेंट का मालिक 2 बार खाना खाने के जुर्म में एक ही को पीट देता। कार्तिक की बात पर वे सब कसकर हंस पड़े। तीनों ने काफी समय बाद भारतीय भोजन जी भरकर खाया। वाह, मज़ा आ गया, काश ऐसा खाना रोज मिल पाता। कार्तिक दाल की कटोरी अच्छे से रोटी से पोंछता हुआ कहता है, पास्ता इतना खा लिया कि अगले 100 साल तक पास्ता नहीं खाने वाला मैं। मिल तो जाए, पर बनाएगा कौन? सलीम टोकते हुए कहता है। तो देव जल्दी से जवाब देता है, मैं बना दूंगा, पर सामान मिलना चाहिए। क्या सच में? वे हैरान होते हुए साथ में देव को देखते हैं। हाँ बिल्कुल, गैस और बर्तन चाहिए, देव जवाब देता है। ये सुन सलीम तुरंत उठता हुआ कहता है, तो चल भाई, इंडियन स्टोर से सामान लेते हैं, फिर मिलकर कुछ बना लिया करेंगे, गैस मेरे पास है ही। ये सुनते सबसे ज़्यादा कार्तिक खुश हो जाता है। नीमा क्या करने जा रही थी ये वह खुद को देखकर भी हैरान थी, पर बेबी को लिए उन कैनेडियन डॉलर के साथ वह बाहर निकल आई। बर्फ का आलम चारों ओर था, लेकिन सड़क पर आवाजाही के कारण कहीं कहीं काली सड़क नजर आ रही थी। वह बाहर निकलकर अपने अगल बगल के घरों की ओर देखती है, जहां लोग अपने घर से बाहर की बर्फ हटा रहे थे। बर्फ उसके दरवाजे के आगे भी जमा थी, पर अभी उसे हटाने का समय नहीं था, तो वह घर को लॉक करके आगे बढ़ती है। उसने दीपा के लॉन्ग बूट पहन रखे थे, जिससे वह आसानी से आगे बढ़ पा रही थी। आगे सड़क तक आकर वह पीछे पलटकर घर की लोकेशन को अपने दिमाग में सुरक्षित रखती हुई अब आगे देखती है। तभी कोई टैक्सी उसके पास आकर रुकती है, जिससे नीमा घबरा कर पीछे हो जाती है। किधर जाना है? भारतीय आवाज़ सुन नीमा में
कुछ हौसला होता है तो धीरे से डाउन में इंडियन स्टोर बोलती है, बैठो जी। नीमा बेबी को लिए बैठने में कुछ अचकचाती है तो ड्राइवर बाहर निकलकर उसको बैठने में मदद करता है। नीमा ने ठंड को देखते हुए कुछ ज़्यादा ही भारी ओवरकोट पहन लिया था, ऊपर से बेबी को भी अपने से चिमटाए लिए हुई थी। देव और कार्तिक वाकई हैरान रह गए। उस भारतीय स्टोर में आकर एक पल को लगा जैसे वे भारत के किसी मार्केट में थे। वहाँ सभी कुछ भारतीयों के मुताबिक था। बहुत सारे ब्रेड तो इंडियन ही थे। देव कुकर, पतीला और कुछ दालें, आटा और मसाले ले लेता है। इतना सारा सामान देखकर सलीम हैरान रह जाता है। भाई तुम ले तो रहे हो, बनाना आता है ना? देखते जाओ अपने भाई का कमाल। अपना भाई ऐसा खाना बनाएगा तुमने सोची न होगी। कार्तिक ताली पीटता हंसता हुआ बोला, अच्छा ऐसा है क्या? तो ठीक है, मैं सब ठीक से पैक कराता हूँ। देव कार्तिक और सलीम को पैकिंग करता छोड़कर दूसरी तरफ कुछ सामान देखने लगता है। ड्राइवर ने नीमा को ठीक स्थान पर पहुंचा दिया। टैक्सी से उतरती नीमा बेचारगी से उसके सामने खड़ी होती हुई कहती है, भैया तुम इंडियन लगे इसीलिए हौसला करके बैठ गई। मुझे बेबी का दूध लेना था और मुझे डॉलर पहचानना भी नहीं आता। मेरे पास यही डॉलर है बस। वह उस पल अपने हाथ में कुछ डॉलर लिए उसके सामने शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ी रही। वह गाड़ी से बाहर निकलकर उसके मासूम चेहरे की ओर देखता है। पहली बार उसे किसी के सामने विनती करना पड़ रहा था जिससे वह बस रोने को हुई। ड्राइवर उसके हाथ में से सारे डॉलर लेता हुआ उसकी ओर देखता है तो नीमा एक साथ से बेबी को संभालती हुई उसकी ओर नज़र उठाकर देखती है। वह उसे डॉलर वापस देता हुआ कितना है ये समझा रहा था। वो सामने है इंडियन स्टोर, जाकर सामान ले लाओ। जी मैं यही वेट करता हूँ, वापस घर छोड़ दूंगा। नीमा हैरानगी से उस चेहरे को देखती है जो उस पल उसका सबसे बड़ा मददगार बनकर खड़ा था। नीमा हल्के से आंखों के कोड़े पोंछी जल्दी से बेबी को लिए स्टोर की ओर बढ़ जाती है। रोड क्रॉस करते वह अपने को और बेबी को और कोट में कस लेती है। वह बहुत जल्दी में थी। स्टोर से दूध को लेती काउंटर में बैठे आदमी के सामने डॉलर रख देती है तो वह उसमें से दूध कर लेता, उसे बाकी वापस कर देता है। नीमा दूध लेकर जल्दी से बाहर की ओर निकलती है। यही वो पल था जब देव भी स्टोर से निकल रहा था और दोनों आपस में टकरा जाते हैं। अगर देव उसे संभाल नहीं लेता तो सरतिया नीमा गिर जाती। गिरने से बचने के लिए नीमा एक हाथ से बेबी को तो दूसरे हाथ से देव की बाँह का स्वेटर कसकर थाम लेती है। देव उसको कमर से कसकर पकड़े था। उसे खुद भी अंदाजा न रहा कि उससे कैसे ये हुआ। एक ही पल में सब कुछ थमकर रह गया। देव नीमा को थामे था, बिल्कुल अपनी उखड़ती सांसों की तरह। उन गहरी गहरी आंखों में वह देखता रह गया। मीलों बिछा समंदर कभी दो आंखों में भी समाता है क्या? वे उस पल यूं ही वक्त में ठहरे रह गए। उनके बीच बच्चा भी यूं खामोश था मानो उनकी सरगोशी वह भी तोड़ने को तैयार नहीं था। देव नीमा को अपनी बलिष्ठ बाह में थामे था, पर उस पल उसे ये कहा पता था वे दोनों तो बस अजब हालत के दोराहे में आते टकरा गए थे। नीमा के शरीर के साथ उसका चेहरा भी ढका था। वह ठंड से बचने के लिए आधे चेहरे पर स्कार्फ बांधे थी जिससे बस उसकी आंखें ही देख रही थी। देव उसे थामे लगातार उन आंखों को देख रहा था। गहरी नदी का ठहराव था या कोई तूफान का आगाज। आंखों के काले डोरे में उसका मन उलझ कर रह गया था। लगा कुछ पल के लिए धड़कना ही भूल गई। वह भी तो उसी स्थिति में उसकी बाहों में झूलकर खामोश रह गई, मानो उसके लिए वो चेहरा कोई अजनबी न हो, मानो उसको ताकती वो निगाहें उसकी अपनी हो। ये क्या बदल गया पल में उसमें? वह खुद ही उस पल में खो गई। तर उससे बीच स्टैचू बना बच्चा अब चुप न रह सका और अगले ही पल किलक उठा जिससे एक साथ दोनों ही तंद्रा भंग हुई। तो देव धीरे से नीमा को छोड़कर अलग खड़ा हो गया। इससे संभालती नीमा भी उसकी बाँह की पकड़ ढीली करती सीधी खड़ी होती दोनों हाथों से बेबी को संभालने लगी।
दोनों अपनी अपनी तंद्रा में वापस आते अब अपनी हालत देखते हैं। नीमा देखती है कि उसके हाथ का पकड़ा पैकेट छिटक कर नीचे गिरा था, तो उसे उठाने वह बिना समय गवाए देव की ओर बिना देखे बेबी को उसकी ओर बढ़ा देती है और देव मौन ही सब समझता बेबी को अपनी गोद में लेता हुआ देखता है कि वह पैकेट से निकला सामान सही से रखती हुई झट से बेबी को उसके हाथ से ले लेती है। लेकिन ऐसा करते एक बार फिर दोनों की निगाह आपस में मिलती है। आखिर कैसा खिंचाव था कि बार बार उन आंखों की ओर मन चुंबक सा खींचा चला जाता। मन करता कि उन्हें यूं ही देखते रहे। बस देव कार्तिक की पुकार पर देव पलटकर उसे देखता है, साथ ही उससे आसपास खड़े लोगों को भी जो उनकी क्षणिक हालत पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। इससे छिपता देव फिर से नीमा की ओर देखता है। ये क्या, अब वहाँ कोई नहीं था। देव सकपकाया अपने चारों ओर देखने लगता है। चली गई। उसके पास आते सलीम कहता है। देव अभी भी जाने वाले रास्ते की ओर देख रहा था। वहाँ क्या देख रहा है? अब क्या बेबी सिटिंग करने का इरादा है? झक मारे देव अब उनकी तरफ मुड़ जाता है, पर नज़र मिलाकर उनकी तरफ नहीं देखता। पता था दोनों उसी पर हंस रहे थे। अपना देव तो गया लगता है। नीमा जी को जल्दी से ढूंढना पड़ेगा, सलीम हंसते हुए कह रहा था। उनकी हंसी से बेखबर देव हल्की सरगोशी में कहता है, वो जो भी थी पर इतनी अपनी सी क्यों लगी? कहीं नीमा तो नहीं? क्या बात करते हो, वो तो उस बच्चे की माँ थी। तुम्हारी नीमा तो सलीम सोचते हुए धीरे से कहता है। तभी कार्तिक, जो कुछ समय पहले से हंस रहा था, अचानक सीरियस होता देव के पास आता हुआ कहता है, बच्चा तो उसकी बहन का भी था ना? देव, कहीं सच में वो नीमा तो नहीं? अब तो देव को लगा उसकी धड़कन ही क्षण भर को थम गई। वह तुरंत ही बाहर की ओर भागता है, पर सड़क तक आते नजर चारों ओर घुमाते उसे वह दोबारा नहीं दिखती। तब तक दोनों भी उसके पास आ गए थे। कार्तिक उससे कंधे पर हाथ रखता हुआ कह रहा था, तुमने उसका चेहरा देखा? अरे देखा नहीं था, उसका चेहरा आधा ढका हुआ था, सलीम जल्दी से बोलता हुआ कहता है। देव, जो अब भी सड़क पर नजर किए था, धीरे से बुदबुदाया, उन आंखों के सिवा इस दुनिया में रखा क्या है? देव दोनों अगल बगल होते उसे हिलाते हुए उसकी तंद्रा भंग करने की कोशिश करते हैं, पर वह तो उन आंखों की नदी में बहता कहीं दूर निकल चुका था। सलीम पैक किया सामान लेता हुआ उनके साथ वापस निकलने लगता है। अब वहाँ रुकने का कोई कारण नहीं बचा था। वहाँ से निकलते हुए कुछ शाम होने लगी थी, जिससे शहर की जगमगाती लाइट अपने अस्तित्व में आती बर्फ पर जुगनुओं की तरह जगमगा रही थी। इस करिश्माई रोशनी की आभा के बीच कुछ और लोग नजर आने लगे थे। टोरंटो लिखे के आगे सफ़ेद फर्श पर स्केट करते लोगों का उत्साह उस माहौल को गर्मजोशी से भर रहा, पर इससे विपरीत देव का मन सर्द होता अपनी ही ओट में जा छुपा था। उसका मन बार बार कह रहा था, वह नीमा ही थी जो उसके इतने करीब आकर चली भी गई। मानो जिंदगी की धूप से झुलसते मन को ठंडी हवा का झोंका कुछ पल की तरावट दे गया और उसके जाते मन फिर उदास हो चला। पूरे रास्ते भर कार्तिक और सलीम बातें करते रहे। वही देव अपनी खामोशी में गुमशुदा बना रहा। नीमा को जहाँ से उस ड्राइवर ने बैठाया था उसी गंतव्य में छोड़ कर जाने लगता है, तो नीमा उसे रोकती हुई बचे हुए डॉलर उसकी ओर बढ़ाती हुई कहती है, प्लीज़ आप ले लीजिए, मना मत करिएगा, मैं अभी आपका पूरा किराया भी नहीं दे सकती। वह नहीं लेना चाहता था, पर नीमा उसके हाथों के बीच रखती हुई अब ठीक से उसे देखती है। वह अधेड़ उम्र का था। अगर उसके पापा जिंदा होते तो उन्हीं की तरह दिखते। वह अब कह रहा था, किसी का उधार शेष नहीं रहता। तुम कुछ अच्छा कर रही होगी तो तुम्हारे साथ भी अच्छा हो गया, और मैंने जो अच्छा किया तो मेरे साथ कोई और अच्छा कर देगा। बेटी, ये सिलसिला कभी नहीं रुकता, चलता रहता है, इसीलिए जब मौका मिले तो अच्छा ज़रूर करना चाहिए। वह अपनी मुस्कान छोड़ते वहाँ से चला जाते हैं। नीमा नम मन से उसको जाता हुआ देखती हुई घर में वापस आ जाती है। देव जैसे पूरा वापस आया ही नहीं, कहीं छूट गया था।
उसका मन खुद से प्रश्न कर रहा था, क्या वो नीमा थी? वह खुद में उलझता रहा। नीमा नहीं थी, ये मन मान ही नहीं रहा था। तो वह उसके इतने पास थी और वह पहचान भी नहीं पाया। उफ, काश फिर कोई ऐसा लम्हा हो और वो उसके इतने पास आ जाए तो उसे खुद से फिर कभी दूर नहीं जाने देगा, कभी नहीं। एक ठंडी आह उसके दिल से निकलती है और निगाहें फिर खिड़की के पार दूर तक चली जाती है। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। एक शहर अचानक से कितना बड़ा हो गया जहाँ वह अपनी तक उससे अनजाना बना हुआ था। बेबी के सो जाने पर नीमा गर्म लिहाफ में बहुत देर लेटी रही, पर नींद का एक कतरा भी आज उसकी आंखों में नहीं था। जैसे कुछ ठहरा रह गया था। उसकी पलकों में कोई याद का टुकड़ा कौन था वह अजनबी, जो अजनबी सा न लगा जैसे बरसों से जानती है उस चेहरे को। वह कैसी असफल सी कोशिश थी, लगा वह उन बाजुओं की पकड़ से कभी अलग ही न हो। अनजाना सा एहसास हुआ उसे, उसका मन क्यों बेचैन हुआ जा रहा। खुद को ही डांटती, बार बार उस चेहरे से अपना ध्यान खींचती रही और उसका मन बार बार भटकता रहा उन दीप्त सी जगमगाती निगाहों के आसपास। बहुत देर जब मन स्थिर न हुआ तो नीमा फिर से डायरी लेकर बैठ गई। अजनबी निगाहों वाले सिर्फ तुम्हारी आंखों के झरने दिखते हैं मुझको, किसी घाटी के गुप्त जल प्रवाह से, जिन्हें मेरे मन की झाड़ियाँ पार करके भी नहीं तलाश पाती कभी, पर दूर तलक भी महसूसती हूँ। झरने के बेगमय धमक को अपने सीने पर, जिसकी छुअन से उठते कुहासे में जैसे मेरा ही नाम लिख कर मिटाया गया होता है। आज की सुबह कुछ अलग थी। देव गुनगुनाते हुए तल्लीनता से कुछ बनाने में ऐसा मग्न था कि सलीम का आना देख भी नहीं पाया। सलीम भी आते पहले ढके बर्तन की प्लेट उठाकर देखता हुआ हैरान हुआ जा रहा था। दाल चावल सब्जी ये सब तुमने बनाया अकेले? नहीं, 10-15 आदमी आए थे, अभी अभी बनाकर गए हैं। अपने हैरान सवाल पर देव की हंसी सुनकर सलीम ठुनकते हुए बोला, अब तुम मजाक कर रहे हो, सही बताओ ना। मैंने कहा था ना, अपना भाई जब खाना बनाएगा तो देखना। आवाज़ सुन सलीम और देव एक साथ अपने पीछे दरवाजे की तरफ देखते हैं जहाँ से कार्तिक चला रहा था। क्या टैलेंटेड हो भाई, सलीम खुश होता हुआ बोला। देव जल्दी से कहता है, तो चलो खा लेते हैं और बचा हुआ लंच के लिए ले चलेंगे। ठीक है, मैं बस नहा कर आता हूँ, कहकर सलीम कमरे से बाहर चला गया। अब कार्तिक उसकी ओर आता कह रहा था, मेरी तो खाने की खुशबू से और भी भूख जागृत हो गई, जल्दी से लाओ, कहता हुआ कार्तिक हाथ मलता हुआ खाने के पास ज्यों ही आता है, देव हाथ बढ़ाकर उसे रोकते हुए पूछता है, पहले बता तू नहाया? हाँ हाँ, रुक रुक कर कार्तिक कहता हुआ खीसे निपोड़ने लगता है। झूठ, पहले जाकर नहा, मैं देख रहा हूँ तू 3 दिन से नहीं नहाया है ना। मुझे तो लगता है जब से कनाडा आया है तब से नहीं नहाया है तू। देव उसे घूरता हुआ बोला, अरे तो देख नहीं रहा कितना ठंडा है। ठंड की आवाज़ निकालता कार्तिक अपने को जैकेट में और समेट लेता है। ज़्यादा नाटक मत कर, चुपचाप से नहा, नहीं तो तुझे कनाडा की ठंडी झील में फेंक दूंगा। देव उसे बाथरूम की ओर धकेलता हुआ कहता है, भाई भाई बस आज के लिए मान जाना, कल पक्का नहा लूँगा, सच्ची कसम टोरंटो की। चल झूठा, टोरंटो को डुबाएगा। भाई बहुत जोरों की भूख लगी है, पहले खाना खा लेने दो। देव के हड़काने का कार्तिक पर कोई असर नहीं होता, बल्कि अपनी खुशामद से वह देव को मना लेता है। देव भी कार्तिक के बचपने से वाकिफ था, इसलिए जबरन ऊपर से गुस्सा दिखाते हुए अंदर से मुस्कुरा दे लेता है। तीनों साथ में खाना खाकर अब ऑफिस के लिए निकल गए थे। सारी रात हल्के रुई के फाये की तरह आसमान में बर्फ गिरती रही, जिससे सभी के घर के बाहर के दरवाजे के सामने बर्फ की ढेर की रुकावट सी बन गई थी। नीमा को यूं तो कहीं बाहर नहीं जाने था, पर दीपा कभी भी आ सकती है।
ये सोचकर कि अंदर आने में उसे परेशानी होगी तो वह बर्फ हटाने की सोचती है। वह खिड़की से बाहर देखती हुई ये बात वह अच्छे से समझ गई थी, क्योंकि सभी को वह ऐसा करते देख चुकी थी। बेबी को आराम से सोता हुआ छोड़कर नीमा बाहर आकर बर्फ हटाने का साधन ढूंढने लगती है। उसे लगता है गैराज में कुछ होगा। ये सोच वह स्नो बूट से चलती गैराज से बेलचा पा लेती है, जिससे लिए वह अपनी भरसक कोशिश में स्नो हटाने लगती है। पर अगले ही कुछ पल में उसे एहसास हो गया कि उससे ये काम नहीं हो पा रहा है। तब भी वह कोशिश करती रहती है। तभी उसे अपनी पीठ पर चुभती हुई आंखें महसूस हुई तो झट से पलटकर पीछे देखती है, जहां से दो जोड़ी आंखें उसे देख रही थी। ये देख वह सीधी खड़ी हो गई। बेलचा प्रयोग करने से वह कुछ ज़्यादा ही झुक गई थी। वह उनकी ओर से निगाह हटाने ही वाली थी कि उसे एहसास हुआ कि वे इशारे में उसे कुछ समझा रहे थे। वह उससे कुछ 15-20 मिनट की दूरी पर ही थी, जिससे वह उन्हें आसानी से देख पा रही थी। हालांकि इशारे करने वाला कौन है, कैसा है, ये उसके अपार कपड़ों के लवादा से समझ नहीं आ रहा था, पर वह उस ओर देखती समझ गई कि वह जो भी है उसे बेलचा को ठीक से पकड़कर बर्फ हटाना बता रहा था। वह भी देखती हुई बेलचा को उसी तरह पकड़कर पैर से पुश करती बर्फ हटाने लगी। अगले ही पल उसे ये काम आसान लगने लगा। वह अपने में ही मुस्कुरा दी। वह वापस घर में जाती हुई देखती है, एक आखिर नज़र उस ओर देखती है जो उसे हाथ हिलाते हुए उसे विदा दे रहा था। दोपहर का खाना कैफेटेरियन में आकर भी वहाँ से पास्ता लेने के बजाय वे तीनों मिलकर टिफिन से खा रहे थे। देव ने सब्जियों का सावर और जीरा राइस बनाया था, जिसे वे अपनी आत्मा तक स्वाद लेकर खाते अपनी गपशप चालू किए थे। आज लगता है सारी सब्जी तुमने निपटा डाली, जबरदस्त चटकारा लेता सलीम कह रहा था। हाँ, ताकि फिर इंडियन स्टोर जा सकूं और वक्त सब कुछ फिर से वही दोहरा दे, देव लगभग अपनी बहकती हुई आवाज़ में कहता है, जिससे सलीम चौंकते हुए पूछता है, तुम अभी भी उसी ख्वाब में घिरे हो? जनाब आसमान से ज़मीन में आ जाए और अपने ही हाथ के बनाए लजीज भोजन का आनंद उठाए। वह बड़े आराम से अपनी बात कहता है, पर इसके विपरीत उनकी ओर बिना देखे ही खाते खाते कार्तिक कहता है, इंडियन स्टोर के चक्कर लगाकर भी क्या होगा? इससे अच्छा है तू डिलीवरी बॉय बन जाए। अपनी चप चप की आवाज़ में वह अपनी बात खत्म करता है तो उसे महसूस होता है कि कोई जोड़ा आंख उसे कसकर घूर रही है। वह सर उठाकर देव की ओर देखता है, जो उसे ही घूर रहा था, जिससे हिचकिचाते हुए कार्तिक अपनी बात घुमाने हुए कहने लगता है, अब आइडिया आया तो निकल गया मुंह से। क्या गजब का आइडिया है। कार्तिक को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि देव सच में उसकी तारीफ कर रहा है। चल छोड़ना, यूं ही कह दिया, बर्फ में कोई होम डिलीवरी करने जाता है। कार्तिक की बात सुन सलीम बीच में टोकते हुए कहता है, हाँ, बल्कि अभी इस टाइम पर तो ज़्यादा ही होम डिलीवरी की ज़रूरत होती है। बर्फ़ गिरने से लोग कम बाहर निकलते हैं, पर सामान तो सभी को चाहिए होता है। ये गजब का आइडिया है। हाँ, इंडियन स्टोर का डिलीवरी बॉय बन जाओ। तभी तो मैंने कहा था ये मेरा आइडिया बॉक्स है। देव और सलीम की बात जब कार्तिक को समझ आई तो वह यूं मुस्कुराकर गर्दन उचकाता है, मानो ये सब मामूली बात हो, लेकिन आगे की व्यवस्था अब तुम ही कर सकते हो सलीम भाई। देव थोड़ा खुशामदीद लहजे में बोला, समझो हो गया काम। अपने भाई को बोल दूंगा, जितना इंडियन घरों की डिलीवरी का काम होगा वो तुमसे करा लेगा। पर कहते कहते सलीम थोड़ा हिचकिचा गया। पर क्या? देव और कार्तिक एक साथ पूछते हैं। यहाँ से टाउन डाउन जाने के लिए तुम्हें छुट्टी कौन देगा? अब रुककर तीनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। खासकर कार्तिक का सबको लगा अब आगे का आइडिया भी वही निकालेगा। सोचने की मुद्रा में अब हंसी की जगह गंभीरता ने ले ली थी। खाना यूं ही रखा हुआ था कि तभी उस मौन में कोई हाथ उस खाने की ओर बढ़ा, साथ ही उनके कान की सजग हो उठे। अडियो शावर चावल किधर मिलता है, किधर मिलता है बताओ? वह प्रश्न करती हैरान नज़रों को औचक देखते हैं। वह गुरुमन नायर था जो किसी लालची बंदर की तरह उनका खाना घूर रहा था। मुझे भी यही खाना है, लाकर दो या मैं यही खाती।
ये सुन कार्तिक तुरंत जोर आवाज में उसी की टोन में बोलता है, तुम ये नहीं खा सकती क्योंकि देव ने इसे हमारे लिए बनाया है। कार्तिक के कसे हाव भाव सभी देखते रह गए, पर नायर उसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक जाग उठी और वह धीरे से उनके टिफिन में से एक क्वार्टर प्लेट में थोड़ा सा सांभर चावल निकालने लगता है। वह सब कुछ इतना जल्दी करता है या सभी हैरानगी से स्तंभ रह जाते हैं कि उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। देव और नायर दोनों को तो बिन मांगे मुरादा मिल गई। न नायर कभी ये सोच सकता था कि उसे कनाडा की भूमि में अपने देश जैसा भारतीय स्वाद का मनपसंद खाना मिलेगा, और न देव सोच पाया कि बिना कोई एतराज़ किए उसे डाउनटाउन जाने की नायर इजाज़त दे देगा। दोनों का एक साथ काम हो गया। हाँ, बस देव को अब कुछ ज़्यादा ही खाना बनाना पड़ता था, पर नीमा के लिए ये बहुत अदनी सी शर्त थी। देव अब सलीम की ज़रूरत हिदायतों के साथ इंडियन स्टोर जाने लगा। अभी कुछ दिन से लगातार बर्फ़ गिर रही थी, पर हल्की हल्की, लेकिन लगातार बर्फ़ गिरने से घरों के बाहरी हिस्सों में अच्छा खासा जमावड़ा हो जा रहा था, जिससे उन्हें बाहर निकलने में तकलीफ होती। इसीलिए नीमा अब उसी अध्यस्त हाथ से बर्फ़ हटाने का काम कर रही थी। ऐसा करते हमेशा की तरह उस घर तक उसकी नज़र जरूरत जाती हो जो इस अनजान जगह उसकी मित्रवत आंखें बन गई थी। आखिर कपड़ों के लवादा में उसे तुरंत आंखों ही देखती, लेकिन वे आंखें आज नरादर थी। कुछ पल तो बार बार मुड़कर उस ओर देखती, लेकिन वहाँ की निर्भरता देखती, फिर अपने काम में लग जाती। तभी कुछ ऐसा घटित हुआ कि नीमा अचकचा कर उस ओर लगातार देखने लगी। वह कोई अजीब आवाज़ थी जो रुक कर आती उसे झंझोर दे रही थी। इससे नीमा खुद को रोक नहीं पाई और तेजी से उस घर की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। वह संशय में पड़ी चली जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्यों उस ओर बढ़ी जा रही थी। अगले ही कुछ क्षण में वह उस घर के बाहर थी और दरवाज़ा खटखटाना ही चाहती थी कि दरवाज़ा अपने आप खुल गया, और जो दृश्य उसकी आंखों के सामने आया उसे वह आंखें फाड़ देखती रह गई। उस पल सब कुछ जैसे यांत्रिक भाव से हो गया। उससे सामने दरवाज़ा खुलते वह नीचे किसी को तड़पता हुआ देखती है। वह अपने शरीर को समेटे उकड़ू होते आसपास हाथ टटोल कर कुछ ढूंढना चाह रहा था, जिसे नीमा को नज़र देखकर समझ लेती है। वह इनहेलर था। ये देख वह इनहेलर उठाकर जल्दी से उसके अकड़ते हाथों में सहेज कर पकड़ा देती है। कुछ ही पल में उसे मुंह से सुरकते उसे चैन मिलता है। एक ही पल में उसकी दुनिया बदल गई। वह किसी अनजान इंसान के सामने बैठी थी, वो भी कैनेडियन, और उससे भी हैरान कर देने वाली बात यह थी कि वे हिंदी में बात कर रहे थे। नीमा नज़र भर कर उनका चेहरा देखती है। वह कोई 70-80 साल के बुजुर्ग थे, पर नीमा की उम्मीद से बिल्कुल भी अलग, बेहद उत्साही और जोश से भरे हुए। अभी कुछ पल पहले फर्श पर पड़े अपनी सांसों की डोर संभाल रहे थे, वे उसके अगले ही पल इतने चेतन लगने लगे तुम किसी फरिश्ते की तरह आई। वे अपनी वृद्ध लेकिन चमकती आंखों से उसकी आंखों में देखते हुए कह रहे थे, ये तो बस संयोग की बात है कि आपके द्वारा शीशा थपथपाने की आवाज़ मुझ तक पहुंच गई। वैसे भी सब ईश्वर के हाथ में होता है। नियति आपको बचाना चाहती थी तो मुझे यहाँ ले आई। बड़े सौम्य भाव से नीमा ने धीरे से कहा। वे इजी चेयर पर बैठे बैठे रुक कर उसकी ओर गौर से देखते हुए कहते हैं, नियति ने तुम जैसी प्यारी बच्ची को चुना, इसका शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। मुस्कुरा कर दो अजनबियों से विदा ली। देव के लिए ये मुश्किल था कि बर्फ पर ड्राइवर के साथ साथ गाड़ी पर जाना और सामानों की होम डिलीवरी करना, पर अजनबी सी कोई उम्मीद थी कि कभी इन इंडियन में उसकी नीमा भी होगी। उस एक मुलाकात के लिए वह हर एक दिन अपने बुझते मन को नई ऊर्जा से भरता रहा। नीमा के बेजान दिन में ये अन्यास धमक कि वह बेबी को लिए अब उस घर में बेधक चली गई जहाँ कोई मुस्कुराता हुआ उसका स्वागत करता है। अंकल, मुझे आपसे कोई हेल्प चाहिए, मुझे बेबी का फूड लेने जाना है। तुम इस खराब मौसम में कहाँ जाओगी बच्ची, होम डिलीवरी करा लो। उनकी बात सुन वह झट से खुश हो गई। क्या सच में? हाँ, मैं अभी इससे तुम्हारी सहायता करता हूँ।
नीमा अब उनकी ओर गौर से देखती है कि वे उठकर अंदर की ओर जा रहे थे। नीमा को लगा वे एड्रेस लेने गए होंगे। वह कुछ क्षण तक परेशान सी उनका इंतजार करती रही, क्योंकि उसकी समस्या सिर्फ सामान मांगना ही नहीं था, बल्कि उसके लिए पैसों की भी ज़रूरत थी। इसके लिए वह क्या करेगी अभी ये भी नहीं पता था उसे, क्योंकि पिछली बात के बाद से दीपा ने उससे कोई संपर्क भी नहीं किया था। नीमा को दीपा की भी चिंता हो रही थी, पर उसका इंतजार करने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं था। अगले कुछ पल बाद वृद्ध उसके सामने थे, पर अकेले नहीं, उनसे साथ कोई और भी वृद्धा थी, जिससे नीमा अपल देखती रह गई। हालांकि इससे कोई शक नहीं था कि वह महिला भी 60-70 से कम नहीं थी, साथ ही उस उम्र में भी काफ़ी स्मार्ट दिख रही थी। पर आश्चर्य की वजह ये तो बिल्कुल नहीं थी, बल्कि ये बात उसे हैरान किए थी कि वह महिला भारतीय दिख रही थी। कुछ नीमा को डाउट भी था, पर पहली नज़र में वे उसे भारतीय ही लगी। नीमा जिस खामोशी से उन्हें बारी बारी से निहार रही थी, उसे शायद वे समझ गई और उसकी नज़रों के सामने आती हुई कह रही थी, मेरा नाम उमा मार्टिन है और ये मेरे पति स्मिथ मार्टिन है। नीमा अभी थी खामोशी से उन्हें नई नज़रों से देखती हुई समझने का प्रयास कर रही थी। मैं इंडियन ही हूँ, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई बच्ची, वे शालीनता से मुस्कुराती हुई कहे जा रही थी। कल मैं बाहर थी जब तुमने स्मिथ की मदद के, इसके लिए मैं तुम्हारी ऋणी रहूँगी। वे मुस्कुराने आपस में मिलकर विश्वत हो उठी, पर नीमा के हाव भाव अभी भी संकोच से भरे हुए थे, जिसे समझती हुई मिसेज मार्टिन नीमा से कह उठती है, हाँ तुम्हें होम डिलीवरी वाले का नंबर चाहिए था ना, मैं अभी देती हूँ तुम्हें। सामान के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब घर बैठे आ जाएगा। इतना सुनकर भी नीमा के हाव भाव में कोई खास फर्क नहीं आया, तो वे शंकित भाव से उसे देखती हुई पूछती है, क्या कोई और बात है जो तुम हमसे कहना चाहोगी? नीमा इतनी परेशान थी कि कहे बगैर उससे नहीं रह गया, क्योंकि बात बेबी की थी। उसने दीपा और प्रथम के यहाँ न होने और पैसे खत्म होने की बात कही, जिसे सुनते ही वह बोल पड़ी, कोई बात नहीं, नेवर की काम आते हैं, मैं तुम्हारी ओर से ऑर्डर कर देती हूँ, जब तुम्हारे पास हो तब वापस दे देना। नीमा के सामने इस बात तो स्वीकार करने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। ये अबाध्य दोस्ताना था जो नीमा को उनसे मिला। 2-3 दिन में वह उन सब से वाकिफ हो गई। वे कैनेडियन दंपति के, हालांकि मिसेज मार्टिन के माता पिता पूरी तरह से भारतीय थे, पर जन्म से ही वे यही रही, इसीलिए चेहरा भारतीय रहा। वे अकेले रहते थे, उनका बेटा अपने घर रहता और हर 2 दिन महीने में 2 दिन के लिए आता। अपने ही बेटे से कह नहीं पाते, ये तो यहाँ का रिवाज था। यहाँ माता पिता बच्चे चिड़िया की तरह पालते और जब उन नाज से पाले चूजों के उड़ने लायक पंख हो जाते, तब वे दिल पर पत्थर रखकर उन्हें उड़ा देते और वे भी उनसे इतनी दूर उड़ जाते कि कभी कभी तो लौट कर भी नहीं आते। देर रात की डिलीवरी करके वापस अपने रूम में आया। दरअसल नीमा को खोजने के अभियान में वह इंडियन की ओर खासकर मिल्क की डिलीवरी खुद ही करता, भले ही इसके लिए उसे आधी रात क्यों न जाना पड़े। वह बहुत सुबह रूम में जैसे ही पहुंचता है, कार्तिक दरवाज़ा खोलकर झट से बाथरूम में घुस जाता है। बाहर की कड़कती ठंड की वजह से देव लगातार हाथ मलता, कमरे में सरसरी नज़र घुमाता, रूम हीटर के सामने आकर कपड़े चेंज करता, नहाने जाने की तैयारी करने लगता है। उसी क्षण कार्तिक बाथरूम से बाहर आते दौड़ता हुआ हीटर के सामने खड़ा होने देव को धक्का देता, ढेलता हुआ कहता है, अबे हटना, नहा कर आया हूँ, जरा कर सरक तो। कार्तिक अपनी बात कहता ठिठुरती हुई आवाज़ निकालता रहता है। देव उससे थोड़ा सरकते आंखों के कोने से उसे देखता है। उससे आधे सूखे आधे गीले बाल जिसे जबरन झाड़ता हुआ जल्दी से अपर पहनने कार्तिक तौलिए में कुछ ज़्यादा ही कांप रहा था। बहुत ज़्यादा ठंड है, पर मैंने नहा लिया, जा अब तू भी नहा ले। हम देव कार्तिक की बात पर
हामी भरते तौलिया कंधे पर डाले बाथरूम की ओर चल देता है। देव को चुपचाप जाता देख कार्तिक एक गहरी सांस छोड़ता अब आवाज़ें निकालना भी बंद कर देता है। ओए कार्तिक, तूने क्या किया? पानी क्यों नहीं आ रहा? देव बाथरूम के अंदर से तेज आवाज़ देता कार्तिक को पुकारता है, जो बस पूरे कपड़े पहने ही जा रहा था। क्या? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो कहते कहते कार्तिक अपनी जबान बीच में ही रोकता हुआ बाथरूम की तरफ आता है, जहां वह देव को नलों से उलझता हुआ देखता है। क्यों नहीं आ रहा पानी? मुझे क्या पता, तू आकर देख, अभी तू ही तो नहा रहा कर निकला है ना। कार्तिक हकबका सा बाथरूम के अंदर आता सभी नल खोल देता है। देखा नहीं आ रहा? देव कहता है, अरे कहीं एयर तो नहीं आ रहा गया? तुझे याद नहीं, पहले दिन ही सलीम ने बताया था कि बेसिन के नीचे का नल खोल देंगे तो बाथरूम के नल में पानी नहीं आएगा। कार्तिक याद करके कुछ कहता है। हाँ याद है, और अभी खोलकर भी आया हूँ, पर फिर भी नहीं आ रहा। देव की बात सुन कार्तिक एक बार उसके चेहरे के सख्त भाव को देखता, फिर दूसरी नज़र बाथरूम के बाहर लगे बेसिन की तरफ नज़र दौड़ाता अपना सर खुजाता हुआ कहता है, अच्छा। देव कार्तिक को उलझा हुआ देखता कहता है, ऐसा कर, तू सारे नल खोल दे, मैं अभी सलीम को बुलाकर लाता हूँ। ठीक है, कहता हुआ कार्तिक हकबकाया सा सारे नल खोलकर खड़ा हुआ ऊपर शावर की ओर देख ही रहा था कि दो चीज़ें एक साथ हुई। एक तरफ देव ने एक हाथ से बेसिन के नीचे का नल खोला और दूसरे हाथ से बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया। जब तक कार्तिक समझता वह एक साथ दो नलों के पानी से भीग गया। अचानक पानी से भीगने से कार्तिक गुस्से में उफनता जब बाथरूम का बंद दरवाज़ा देखता है, उसका पारा चढ़ जाता है। एक तरफ वह ठंड में ठंड पानी से भीग रहा था तो दूसरी ओर देव की आवाज़ पर उसका गुस्सा दिमाग में चढ़ रहा था। देव हंसते हुए जोर से बोल रहा था, अबे अब तो नहा ले, छोड़ूंगा नहीं तुझे। देव, मेरी बहुआ है कि कड़कती ठंड में भी तेरा भीगने का मन करे। झूठा साला, मुझे उल्लू बनाकर बाथरूम में भेज दिया, अब कभी तुझसे विश्वास नहीं करूँगा। कार्तिक भुनभुनाए जा रहा था तो वही देव की हंसी ही नहीं रुक रही थी। साला, मेरे नहाने से जैसे सारी दुनिया रुकी हुई है। अरे उस पोलर बियर को कोई कुछ नहीं कहता, 6 महीने सोता है, वो 6 महीने बाद नहा सकता है और मेरा 1 महीना नहीं देखा जाता। नीमा की दुनिया अचानक से बिल्कुल बदल गई थी। वह बिल्कुल अनजान दुनिया में खड़ी थी जिस पर सहज ही उसे विश्वास नहीं हो रहा था। अब उन वृद्ध दंपति से उसकी इतनी घनिष्ठता हो गई मानो वे उसके अपने ही हो। नीमा को अब दीपा का ख्याल भी नहीं आया, बल्कि बेबी भी नीमा संग इतनी सहज हो गई थी कि एक बार को भी अपनी माँ को याद कर नहीं चिहुकी। नीमा अब उसके यहाँ लगभग समय बिताती, उस पर भी बड़ी मुश्किल से वे उसे और बेबी से मोह हटाकर उन्हें जाने देते। ये अनदेखे मोह के रिश्ते बन गए थे। नीमा की मौजूदगी से उनकी वीरान जिंदगी में भी सहज की रौनक आ गई थी। वे साथ में खाना खाते, हंसते और कभी कभी बोर्ड गेम की बाजी भी लगा लेते। नीमा, बहुत गंदी आदत लगा रही हो, 2 दिन में ही तुम्हारे हाथ का खाना खाने की आदत सी हो गई और बेबी के संग तो समय का पता ही नहीं चलता। मिसेज मार्टिन बेबी को अपने से चिमटाए कह रही थी, जिस पर उसकी टांग खींचते उसके पति नीमा की ओर देखते हुए कहते हैं, हाँ, इतना व्यस्त हो गई कि टीवी का अपना फेवरेट प्रोग्राम भी भूल गई। मैं भूल गई या तुम्हें याद नहीं, मुझसे ज़्यादा पसंद है इंडियन चैनल, कहकर वे चिढ़ाती हुई हंसी। हाँ, ये बात तो है, 2 दिन से टीवी खोलने की याद ही नहीं रही। अब कि वे दोनों एक साथ नीमा की ओर देखते हैं, जो मुस्कुरा रही थी। असल में वह बहुत कुछ अपने मन में सोच रही थी। आखिर कितना अच्छा रिश्ता जो बन गया था उनसे। एक इंडियन ने कैनेडियन को अपना साथी चुना था। दीपा क्यों कहती थी कि कैनेडियन इंडियन को पसंद नहीं करते? वह खुद में उलझ गई, पर जवाब नहीं मिला। कुछ सोच रही हो वे, जिसे उसके मासूम चेहरे के हर भाव पढ़ पा रहे थे। धीरे से नीमा कहती है, बस यूं ही ख्याल आया, आप दोनों, मतलब आप इंडियन
नीमा हिचकिचाती हुई कह नहीं पा रही थी। यही ना कि इंडियन होते कैनेडियन संग क्यों शादी की। वे नीमा की उलझन समझती, उसकी अधूरी बात पूरी करती, मुस्कुरा दी तो नीमा संकोच से भर उठी। तुम्हें पता है, अप्रवासी इंडियन के पसंदीदा देश में कनाडा तीसरे नंबर में है और यहाँ कुल आबादी का 3% भारतीय ही है। तो खुद ही सोच लो कैनेडियन का भारतीयों संग कितना और कैसा रिश्ता होगा। मिसेज मार्टिन अपनी बात कहती हुई अब अपने पति की ओर देखती हुई कहती रही, मेरे पेरेंट्स यहाँ आकर ऐसे बसे कि फिर यहीं के हो गए और फिर मैं मिली स्मिथ से, जिसकी मैं सदा की हो गई। यस यू आर माई लाइफ डियर वाइफ कहते हुए मिस्टर स्मिथ धीरे से पत्नी की ओर देखते एक फ्लाइंग किस उछालते हैं, जिस पर वह भी मुस्कुरा देती है। ये देख नीमा की आंखें मुस्कुरा उठी थी। चलो इसी बात पर साथ में बैठकर अपना इंडियन शो देखते हैं। नीमा देखती है कि वे दोनों अब साथ में बैठे टीवी स्क्रीन पर आंख जमाए थे। बेबी अभी भी उनकी गोद में थी। आंटी अब मैं चलती हूँ, नीमा बोर्ड गेम को सही से रखती हुई बोली। अरे तुम भी आओ ना, बहुत अच्छा शो है। इसमें एक नई सच्ची कहानी से जोड़ते हुए किरदार में मिलाते हैं, बड़ा दिलचस्प दिखाते हैं। आओ ना। नीमा अब वहीं से देख रही थी, क्योंकि टीवी से आती आवाज़ के आकर्षण से वह भी खुद को नहीं बचा पाई। टीवी के स्क्रीन में मालिनी दबे में दिख रही थी, जो पूरे जोश और उमंग से कोई कविता पढ़ रही थी। तेरी नज़र की दिल सोज अदा थी कि या जहन में उठी कोई इबादत। अब आईने में शक्ल नहीं बनती, बनता है अक्स तुम्हारा। पहचानता था पहले खुद को अपने नाम से, अब सब कहते हैं तेरा दीवाना।